चीन के सबसे बड़े बैंक आईसीबीसी ने यह ऐलान किया है कि 24 जुलाई 2026 से वो अपने आम कस्टमर्स के लिए पेपर गोल्ड ट्रेडिंग पूरी तरह बंद कर देगा। इस वक्त चीन अपने लोगों को कागज पर सोना खरीदने से रोक रहा है। ठीक उसी वक्त चाइना की सरकार खुद बहुत तेजी के साथ सोना खरीद रही है। फिजिकल गोल्ड गवर्नमेंट खरीद रही है चाइना की। और रिपोर्ट के मुताबिक 2025 के अंत तक गोल्ड दुनिया के सेंट्रल बैंक के रिजर्व में सबसे बड़ा सिंगल एसेट बन चुका है। आपके पास कितना सोना है और आपका एसेट कितना बड़ा हुआ है वो जाहिर सी बात है आपको ही पता होगा। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि यूएस ट्रेजरीज के पीछे छोड़ते हुए ये जो आंकड़े सामने आए हैं वो चौंकाने वाले। इस लिस्ट में एक स्टेबल कॉइन कंपनी टीथर भी है जिसने अकेले 2025 में 100 टन से ज्यादा गोल्ड खरीदा है। हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं पैसा बोलता है विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। दो बड़ी खबरों के ऊपर आज आप लोगों के सामने एनालिसिस लेकर के मैं आई हूं। पहला तो चीन के सबसे बड़े बैंकों का पेपर गोल्ड ट्रेडिंग अचानक से बंद कर देना। दूसरा, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की वो हालिया रिपोर्ट पर बात करूंगी जिसमें कहा गया कि गोल्ड ने यूएस ट्रेजरीज को पीछे छोड़कर दुनिया के सेंट्रल बैंकों का सबसे बड़ा एसेट बनने का दर्जा अब हासिल कर लिया है। दोनों ही खबरें अलग अलग आपको लग सकती हैं, अलग अलग जगहों से आई भी हैं, लेकिन जैसे जैसे इस वीडियो को आप आगे देखेंगे खुद आपको ये समझ में आ जाएगा कि दोनों असल में एक ही बड़ी कहानी के दो हिस्से हैं। पूरा वीडियो बहुत गौर से आप देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने के पहले एक रिक्वेस्ट आप लोगों से कर दूं कि मेरा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल सब्सक्राइब जरूर आप कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आप मुझसे अब डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। हर रोज मुझे वहां पर आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव कंटेंट मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर आगे से शेयर मैं किया करूंगी। वीडियो जो भी होंगे मतलब यूट्यूब के ऊपर जो नहीं अवेलेबल होगा वो वहां पर आपको दिखाई देगा। डिस्क्रिप्शन में मेरी टीम ने लिंक शेयर कर दिया है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। मेरा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल दोनों जरूर आप ज्वाइन कीजिए। दोबारा बता दूं, यूट्यूब के ऊपर जो वीडियोस नहीं आएगा वो एक्सक्लूसिव वीडियो इन दोनों ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको मिलने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, चीन के सबसे बड़े बैंक आईसीबीसी ने यह ऐलान किया है कि 24 जुलाई 2026 से वो अपने आम कस्टमर्स के लिए पेपर गोल्ड ट्रेडिंग पूरी तरह बंद कर देगा। और अकेला आईसीबीसी बैंक ही ऐसा नहीं है चाइना में। इसके अलावा पोस्टल सेविंग बैंक, पिंगन बैंक और चाइना ग्वांगफा बैंक, ये सारे ही बड़े बैंक यही कदम अब आगे उठा रहे हैं। ये ऐलान अगर कब हुआ मैं आपको बताऊं तो वो 24-25 जून के आसपास की तारीख थी। और ये कह दिया गया कि 24 जुलाई से पेपर ट्रेडिंग पूरी तरह से बंद की जा रही है। यानी कि अपनी पोजीशन ठीक करने के लिए भी बहुत ज्यादा समय नहीं दिया गया लोगों को। मात्र 1 महीना मिला गोल्ड ट्रेडर को ये पूरा काम करने के लिए, मतलब सिर्फ 1 महीना। सोचिए कितनी जल्दबाजी में इस फैसले को लिया गया है। अब सवाल ये उठ सकता है कि चीन ने अचानक इसे बंद क्यों किया। देखिए, इसकी वजह है साल 2024 से आया हुआ गोल्ड में भूचाल। जनवरी 2026 में गोल्ड ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था। याद होगा आप लोगों को, $5,600 के स्तर तक सोना पहुंच गया। और उसके बाद जून तक गिरते गिरते $4,000 के भी नीचे एक बार चला गया था, टच किया था गोल्ड ने। यानी कि सिर्फ 5-6 महीने के अंदर अंदर 30% की गिरावट हो गई गोल्ड के अंदर। अब जरा सोचिए, आपने अपनी पूरी जमा पूंजी एक जगह पर लगा दी हो, 6 महीने में उसका 30% उड़ जाए, खत्म हो जाए, स्वाहा हो जाए। और यही डर चीन के उन लाखों रिटेल ट्रेडर्स को हुआ है जिन्होंने लेवरेज पर पेपर गोल्ड में पैसा लगाया था। लेकिन इसी वजह से बैंकों ने मार्जिन रिक्वायरमेंट को भी चाइना में बढ़ा दिया था और बढ़ा करके इसको 140% कर दिया था। मतलब समझिए, $100 का ट्रेड करने के लिए चीन में लोगों को $140 कोलेट्रल देना पड़ रहा है। यानी कि मुनाफा होने के पहले ही ज्यादातर पैसा उनका बैंक में फंस जा रहा है। और ये जो पूरा डर चाइना के अंदर दिखाई दे रहा है, वहां के लोगों में, ट्रेडर्स में दिखाई दे रहा है, इस डर के पीछे चाइना की एक पुरानी वजह भी है। साल 2020 में बैंक ऑफ चाइना ने आम लोगों के लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था जिसका नाम था क्रूड ऑयल ट्रेजर। इसमें आम निवेशक बिना तेल की एक भी बूंद खरीदे, उसको बिना हाथ में लिए, सिर्फ कागज के ऊपर क्रूड ऑयल की कीमत पर दांव लगा सकते थे, वो भी उधार लेकर, यानी लेवरेज के ऊपर। अब अप्रैल 2020 में पेंडेमिक आया, लॉकडाउन हुआ, जिसकी वजह से दुनिया भर में जो तेल की डिमांड थी वो लगभग खत्म हो गई। स्टोरेज तक की जगह नहीं बची। उसके बाद नतीजा ये हुआ कि क्रूड ऑयल का भाव इतिहास में पहली बार नेगेटिव में चला गया। इसका मतलब प्रति बैरल की जो कीमत थी वो माइनस में चली गई।
मतलब तेल भी हमसे ले जाओ, ऊपर से पैसा भी हमसे ले जाओ, हम वो भी आपको दे देते हैं। तेल बेचने वाला सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि पैसा भी दे दूंगा, क्रूड ऑयल भी दे दूंगा, सिर्फ मेरा जो तेल रखा हुआ है उसको तुम उठा लो। असल में हुआ क्या था कि पूरे वर्ल्ड में ऑयल की जो खपत थी वो तो खत्म हो गई थी, पेंडेमिक के चलते लॉकडाउन लग गया, गाड़ियां बंद हो गई, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के ऊपर ताला लग गया था, फुल लॉकडाउन था पूरे वर्ल्ड में। अब उसमें हुआ क्या कि तेल खरीदना बंद हो गया, और ये जो तेल की रिफाइनरीज होती हैं वहां पर मशीनें अगर रोक दी जाएं कि खपत नहीं है तो चलो इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया जाए, तो महीनों लग जाएगा उसको चालू होने में। तो स्थिति उस वक्त ऐसी हो गई थी कि वो जितने निवेशक, आम चीनी निवेशक जिन्होंने रकम लगाई हुई थी, वो उनकी पूरी रकम डूब गई। और इस पूरे मामले ने चीन में सरकार के ऊपर जो भरोसा था उसको कम कर दिया, लोगों का भरोसा डगमगाया सरकार के ऊपर, और आखिर में चीन की सरकार को आके बहुत से निवेशकों को मुआवजा तक देना पड़ा था। अब सरकार ये नहीं चाहती है चाइना की कि वैसे ही हादसा गोल्ड में दोहराया जाए, इसीलिए एहतियात के तौर पर अभी से पूरे सिस्टम को वहां पर बंद कर दिया जा रहा है। लेकिन यहीं पर असली ट्विस्ट आता है, और यही वो हिस्सा है जिसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, जिस वक्त चीन अपने लोगों को कागज पर सोना खरीदने से रोक रहा है, ठीक उसी वक्त चाइना की सरकार खुद बहुत तेजी के साथ सोना खरीद रही है। फिजिकल गोल्ड गवर्नमेंट खरीद रही है चाइना की। और सिर्फ मई 2026 की अगर मैं बात करूं तो चाइना ने 163 टन गोल्ड इंपोर्ट किया है। और चाइना का सेंट्रल बैंक पिछले 19 मंथ से, वैसे तो साल से वो लगातार खरीद रहा है, लेकिन स्ट्रीक की अगर मैं बात करूं, लगातार खरीदने की मैं बात करूं, तो 19 महीनों से लगातार बिना रुके गोल्ड खरीद रहा है। और अकेला चाइना नहीं है, इस साल की जो पहली तिमाही थी, क्वार्टर था, दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों ने मिलकर 244 टन गोल्ड खरीदा है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी क्वार्टरली खरीदारी बताई जा रही है। अब वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यहां तक कह चुका है कि इसमें ये जो खरीदारी आपके सामने आ रही है, जो नंबर्स आ रहे हैं, ये वो हैं जो कि ऑफिशियली अभी हमारे सामने आ रहे हैं। बहुत सा नंबर ऐसा भी है जो हमारे सामने है ही नहीं। तो मतलब असली नंबर जो खरीदारी का है सेंट्रल बैंक्स का, वो इससे बहुत बड़ा हो सकता है। अब आप जरा सोचिए कि आपके घर में कोई बड़ा बूढ़ा हो और वो आपको कह रहा हो कि बेटा देखो, शेयर बाजार अच्छी जगह नहीं है, जुआ मत खेलो शेयर बाजार में, और खुद चुपचाप वही काम किए जा रहा हो। चाइना की सरकार यही कर रही है। खुद तो सोना खरीद रही है, लेकिन पेपर गोल्ड के ऊपर वो चाहती है कि देश में अभी फिलहाल काम बंद होना चाहिए। और देखिए, चाइना की सरकार सिर्फ खुद ही सोना खरीद नहीं रही है, नागरिकों को भी फिजिकल गोल्ड की तरफ धीमे धीमे ढकेल रही है। एक सीधी सी बात है, पेपर ट्रेडिंग अगर बंद हो जाती है किसी देश में, तो जिसको भी गोल्ड से रिटर्न पाना है, जाहिर सी बात है एकमात्र ऑप्शन उसके पास जो पड़ेगा, बचेगा, वो होगा सोना खरीद लेना, फिजिकल गोल्ड खरीद लेना। मतलब वो सोना देश के अंदर ही रहने वाला है, बाहर अब नहीं जाने वाला है। अब हो सकता है आपको ये भी लग रहा हो कि एक सरकार अपने ही नागरिकों को किसी एसेट क्लास में निवेश से या ट्रेड करने से रोकेगी क्यों? वो भी अपने सबसे बड़े बैंकों के जरिए ये काम चाइना क्यों कर रहा है, और वो भी सिर्फ 1 महीने के नोटिस के ऊपर। देखिए, आमतौर पर जब भी कोई रेगुलेटर इस तरह का फैसला लेता है, तो या तो वो किसी बहुत बड़े रिस्क से बचाना चाहता है अपने लोगों को, या फिर वो अपने सिस्टम को ही बड़े बदलाव के लिए तैयार कर रहा होता है। ये मैं कह सकती हूं कि चाइना के अंदर ये दोनों ही काम एक साथ हो रहे हैं। आपका अगर इसके ऊपर कोई विचार है, क्योंकि मेरी पहली खबर खत्म हो रही है, अब अगली खबर के ऊपर मैं जाऊंगी, तो वो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा किस जगह से बैठ के, मतलब शहर आपका कौन सा है, कहां से बैठ के मेरी ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं, वो भी मुझे आप कमेंट्स करके जरूर बताइए। और मैं हमेशा कहती हूँ कि टीम एसकेटी को प्रोत्साहित करने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, मुफ्त है, 1 रुपया लगना नहीं है, लेकिन हमारा इससे प्रोत्साहन बढ़ता है। अब चलिए आगे बढ़ती हूँ, दूसरी खबर के ऊपर मैं आती हूँ। यूरोपियन सेंट्रल बैंक यानी कि ईसीबी ने अभी हाल ही में रिपोर्ट एक जारी की है, और रिपोर्ट के मुताबिक 2025 के अंत तक गोल्ड दुनिया के सेंट्रल बैंक के रिजर्व में सबसे बड़ा सिंगल एसेट बन चुका है। आपके पास कितना सोना है और आपका एसेट कितना बड़ा हुआ है, वो जाहिर सी बात है आपको ही पता होगा। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि यूएस ट्रेजरीज के पीछे छोड़ते हुए ये जो आंकड़े सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। आंकड़े क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, गोल्ड अब दुनिया भर के ऑफिशियल रिजर्व का 27% है, जबकि एक साल पहले ये 20% था। मतलब साल भर में 7% की उछाल आ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सरकार के बॉन्ड्स, जो कि पहले 25% थे, अब वो गिरकर 22% पर आ गए हैं। और ये सिर्फ 1-2% का उतार चढ़ाव नहीं है। 1990 के दशक से लेकर के आज तक की अगर मैं बात करूं, तो गोल्ड ने यूएस ट्रेजरीज को पीछे ये जो छोड़ा है वो दशकों के बाद हुआ है।
मतलब हम कह सकते हैं 1990 से ये पहली बार ऐसा हुआ है जब ट्रेजरीज पीछे छोड़ गई हो और गोल्ड आगे निकल गया हो। तो 30 साल में पहली बार सोना अमेरिकी बॉन्ड से ऊपर आ चुका है। अब आप ये पूछेंगे कि अचानक से ये हुआ कैसे है, तो मैं आपको बता दूं अचानक से ये हुआ नहीं है। दो बड़ी वजह है इसके पीछे। पहली वजह है प्राइस की रैली, यानी सोने की जो कीमत है वो ही बढ़ गई है, उसमें जबरदस्त उछाल आया है। अकेले 2025 में गोल्ड की कीमत 40% से ज्यादा बढ़ी तकरीबन, और उसके पहले 2024 की अगर हम बात करें तो तब 30% बढ़ी थी तकरीबन। दूसरी बड़ा वजह है खुद जो सेंट्रल बैंक है उनकी बाइंग। पिछले 3 साल से लगातार हम देख रहे हैं कि सेंट्रल बैंक हर साल 1000 टन से ज्यादा गोल्ड खरीद रहा है। 2025 में भी करीब 850 टन सोना खरीदा गया। अब इसमें सबसे आगे चाइना रहा है, जाहिर सी बात है। इसके अलावा पोलैंड, कजाकिस्तान, ब्राजील और टर्की जैसे देश भी आगे हैं। अब एक इंटरेस्टिंग और हैरानी की बात भी मैं आपको बता दूं कि इस लिस्ट में एक स्टेबल कॉइन कंपनी तीथर भी है, जिसने अकेले 2025 में 100 टन से ज्यादा गोल्ड खरीदा है। यानी किसी भी अकेले सेंट्रल बैंक की बाइंग से बड़ी बाइंग इसकी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या दुनिया का अगला बादशाह सोना है, डॉलर नहीं है? देखिए, अगर आप पिछले 600 साल का इतिहास उठा करके देखेंगे तो एक पैटर्न बहुत क्लियर, बहुत साफ नजर आता है। दुनिया के सबसे भरोसेमंद करेंसी यानी कि रिजर्व करेंसी जो है वो एक ताज की तरह है। ये एक देश से दूसरे देश के पास जाती रहती है। पुर्तगाल से स्पेन गई, स्पेन से हॉलैंड गई, हॉलैंड से फ्रांस गई, फ्रांस से ब्रिटेन गई और फिर ब्रिटेन से अमेरिका के पास आई। और भाई हर बार जब जब ताज बदला, अगला दावेदार उसके पहले से ही खड़ा तैयार था। जब ब्रिटेन का राज खत्म हो रहा था उस वक्त अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका था। यानी अगला राजा हमेशा कहीं आसपास ही रहा है, मौजूद रहा है और तैयार रहा है। लेकिन इस बार आसपास कोई भी दावेदार नहीं है, और ये वो बात है जो मुझे लगता है कि बाजार और शायद ज्यादातर जो एक्सपर्ट हैं वो भाप नहीं पा रहे हैं। अब हो सकता है कि आप पूछें या कहें कि भाई चीन तो है, हर कोई ये कह रहा है कि डॉलर कमजोर होगा तो फिर चीन आ जाएगा। लेकिन चीन के राजा बनने में 3 बड़ी दिक्कतें इस वक्त मुझे नजर आ रही हैं। पहली दिक्कत, रिजर्व करेंसी बनने के लिए आपकी करेंसी का दुनिया में आजादी से घूमना बहुत जरूरी है। कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, उसको कभी भी कोई भी खरीदे, कभी भी कोई भी बेचे बिना पूछे। लेकिन चीन के नियम के मुताबिक एक आम आदमी साल में सिर्फ करीब $50,000 के बराबर का पैसा ही बाहर बेच सकता है। युआन की जो कीमत है हर सुबह खुद वहां की सरकार तय करती है। यानी कि दरवाजे बंद हैं। चाइना खुद ये दरवाजे कभी खोलना चाहेगा नहीं, क्योंकि खोलते ही जो उसका अपना सिस्टम इतने सालों से उसने बनाया है वो हिल सकता है। अब दूसरी दिक्कत, अगर आपकी करेंसी दुनिया चलाती है तो आपको अपना पैसा दुनिया को उधार देते रहना पड़ेगा। अमेरिका यही कर रहा है, मतलब लगातार ट्रेड डेफिसिट आपको रखना पड़ेगा। 80 साल से अमेरिका ये काम कर रहा है, लेकिन चाइना ये नहीं कर सकता है, क्योंकि चाइना इसका बिल्कुल उल्टा करता है। 2025 की अगर मैं आपको बताऊं, चाइना ने रिकॉर्ड $735 बिलियन का सरप्लस कमाया। यानी दुनिया से पैसा अपनी तरफ खींचा है, अपना पैसा बाहर नहीं भेजा है चाइना ने। तो चीन का मॉडल पूरी तरह उल्टा है। अब आते हैं तीसरी बड़ी दिक्कत के ऊपर। देखिए, चाइना की आबादी 2022 में पीक पहुंच चुकी है और अब उसके घटने का सिलसिला शुरू हुआ है। 2050 तक चाइना की जो आबादी है 40% 60 साल के ऊपर रहेगी। यानी कि चीन अमीर बनने के पहले बूढ़ा हो रहा है। तो भाई कोई भी देश जवानी में ही ताज पहन सकता है, बुढ़ापे में ये ताज किसी को मिल नहीं सकता है। इसीलिए मुझे लगता है कि चाइना ले नहीं सकता डॉलर की जगह। तो चाइना है नहीं इस लिस्ट पे। युआन मेरी तरफ से आप उसको आउट कर दीजिए। तो अगर युआन नहीं है तो फिर दूसरा नंबर आता है यूरो का। देखिए, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रिजर्व करेंसी यूरो है, करीब 21%। लेकिन इसकी अपनी एक दिक्कत है, ये एक देश की करेंसी नहीं है। 20 देश यूरो का इस्तेमाल करते हैं और हर देश अपना अलग अलग कर्ज भी लेते हैं। बादशाह बनने के लिए दुनिया को एक जगह पर अपना पैसा रखना होगा, लेकिन यूरो देता है 20 अलग अलग छोटे छोटे देश। 2009 से 2012 वाला जो डेट क्राइसिस था उसमें एक छोटा सा ग्रीस इस पूरे सिस्टम को हिला चुका है। तो यूरो भी खारिज, मेरी तरफ से खारिज। येन और पाउंड का ख्याल अगर आपके मन में आ रहा है तो उसको भी निकाल दीजिए, क्योंकि वो रेस में है ही नहीं। जापान का कर्ज उसकी पूरी जो सालाना कमाई है उसका 2 गुना है। अब हो सकता है आप कहेंगे कि शालिनी जी ब्रिक्स वाली करेंसी को तो आप भूल ही गई, उसकी आपने बात ही नहीं की। देखिए, इतिहास ये साफ बताता है कि बिना राजनीतिक एकता के मॉनिटरी यूनियन कभी भी टिकता नहीं है। इंडिया और चाइना की सीमा के ऊपर हमेशा ही लड़ाई झगड़ा हमने देखा है, टेंशन हमेशा बनी रहती है। यहाँ पर सैनिक आपस में भिड़ चुके हैं। 2020 में आप याद कीजिए गलवान वैली,
एक साझा करेंसी मेरे ख्याल से शादी की तरह होती है, हमेशा पार्टनर के ऊपर पूरी जिंदगी भरोसा आपको करना पड़ेगा। ब्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो इसको तो मैं शादी भी नहीं मानती हूं, ये एक नेटवर्किंग इवेंट है, वो भी फोटो ऑप्ट के साथ। तो फिर अब सवाल उठता है कि अगर कोई देश तैयारी नहीं है तो फिर गोल्ड आखिर खरीदा इतना क्यों जा रहा है? बहुत सीधा से इसका जवाब है 2022 का, जो रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ था और उसी के बाद अमेरिका और उसके जितने साथी देश थे, रशिया के $300 बिलियन के विदेशी रिजर्व को उन्होंने फ्रीज कर दिया। और उसी दोपहर दुनिया के हर देश के फाइनेंस मिनिस्टर को यह तो समझ में आ गया कि आपका पैसा अगर किसी और के सिस्टम में रखा हुआ है तो फिर असल में आपका वो पैसा ही नहीं है, फिर वो उसी का पैसा आप मान लीजिए। और ठीक उसी समय यानी 2022 से आप देखिए धीमे 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 शुरुआत हुई। सेंट्रल बैंक्स ने 1950 के बाद की सबसे बड़ी गोल्ड की खरीदारी वहीं से शुरू की और अब तक कोई भी देश रुका नहीं है, हर देश लगातार खरीद रहा है, भारत का नंबर भी इसी में शामिल है। तो भाई मेरा मानना यह है कि गोल्ड कोई नया राजा तो नहीं बन रहा है, गोल्ड वो चीज है जिसकी तरफ दुनिया तब भागती है जब अगला राजा कौन होगा ये मालूम ही नहीं है, तय ही नहीं हो पा रहा है। और इसे एक इंटरमिशन आप समझ सकते हैं, ब्रेक टाइम आप मान सकते हैं कि जब तक नया सिस्टम साफ नहीं हो जा रहा है तब तक लोग गोल्ड की तरफ भागते आपको दिखाई दे रहे हैं। वैसे भी जब कोई नया उत्तराधिकारी तैयार ना हो तो फिर जो मौजूदा राजा है उसको गद्दी से हटाना आसान नहीं होता है। डॉलर धीरे धीरे कमजोर होगा लेकिन अचानक से क्रैश वो हो जाएगा, ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि गोल्ड भी रातों रात दुनिया का बादशाह बन जाए, उसके सिर पर ताज सज जाए, ये मुश्किल है। देखिए सोना बहुत धीमा है और दुनिया को बहुत तेजी के साथ भागने वाली, दौड़ने वाली करेंसी चाहिए। तो अब आपके लिए ये जो मैंने पूरी खबर बताई उसका मतलब क्या है? देखिए दुनिया के सबसे बड़े और समझदार प्लेयर्स यानी कि सेंट्रल बैंक, आपने अगर मेरे पॉडकास्ट देखे हैं तो मैं हमेशा उसमें गेस्ट को भी कहती हूँ कि भाई सेंट्रल बैंक जो काम कर रहे हैं वो काम मैं क्यों ना करूं? अगर उनका इन्वेस्टमेंट का तरीका ये है तो मैं उस नक्शे कदम पर क्यों नहीं चल सकती? अब मेरे हिसाब से वर्ल्ड के जितने भी सेंट्रल बैंक हैं अपने पैसे का एक हिस्सा एक ऐसे एसेट में लगा रहे हैं यानी कि गोल्ड में लगा रहे हैं जिस पर ब्याज तक नहीं मिलता है, बावजूद इसके लगाया जा रहा है। तो ये एक सिग्नल है, अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को एक हिस्सा आप जरूर दीजिए। समय है अगर आप उसको बढ़ा सकते हैं, मतलब एसेट एलोकेशन की जब हम बात करते हैं तो आपने अगर गोल्ड रखा है अपने पोर्टफोलियो में तो वो जो एलोकेशन है उसको अगर आप बढ़ा सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो वो आप कीजिए, लेकिन रातों रात अमीर बनने का जुआ, इसको समझने की जरूरत नहीं है। इंश्योरेंस ये है, स्पेकुलेशन नहीं है। तो मेरे हिसाब से सेंट्रल बैंक जो कर रहा है वो एक आम आदमी भी जरूर कर सकता है। अब जाते जाते आज असाइनमेंट आप लोगों को मैं दे करके जा रही हूं और वो ये कि मेरा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पहले भी मैंने कहा था, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। बहुत छोटे छोटे वीडियोस आगे से मैं बनाया करूंगी और वो कंटेंट आपको वहां पर मिलेगा जो यूट्यूब पर आपको नहीं मिलता है। हो सकता है यूट्यूब वीडियो की फ्रीक्वेंसी आपको थोड़ी कम नजर आए, लेकिन टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल की फ्रीक्वेंसी यहां से अब हम बढ़ाने वाले हैं। तो जाते जाते बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि शेयर से रिपोर्ट देखी है वो जरूर बता दीजिएगा।